अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आज मैं चंद मौज़ूआत के साथ हाजिर हुआ हूँ। पहले नंबर पर पिछले दिनों में जो रेलवे हादसा नुमा हुआ था, इस बारे में बिलावल भुट्टो ने जो जो कि कौमी असम्बली के हाल में उधम मचाया हुआ था और अपने आप को जमहूरी कहलाने वाले को मैं आज आईना दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मौजू है वो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के सियासी होने पर उनको आईना दिखाना है। आप से गुजारिश है कि जो चैनल मैंने ये नया बनाया है आईना के नाम पर, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। और ये भी याद रखें, जो लाइक का बटन है आप ज़रूर, इस पर कोई देर नहीं लगती, लाइक का बटन आप ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी बात हो वो मुझे पता चले कि ये आपको पसंद आई है या ना पसंद आई है। लाइक पर करें, डिसलाइक पर करें, लेकिन करें ज़रूर। तो चलते हैं आज पहले मौजू की तरफ। तो जो इंफॉर्मेशन अभी तक यानी इस वक्त तक मैंने इकट्ठी की है वो ये है कि डेथ टूल जो है वो 65 तक रेस कर चुकी हैं और आई थिंक ये अबाव भी हो जाएगी। और जो 100 इंजर्ड लोग हैं, जो 100 इंजर्ड हैं वो भी इसके अलावा हैं। हुकूमत की तरफ से आजम सवाती साहब जो है फौरन हादसे के बाद जो है जय वकूअ पर हाजिर हुए। जय वकूअ पर हाजिर होकर उन्होंने जो बात की उस बात ने मुझे शकूक व शुबात में डाला और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़रा आईना मैं आजम सवाती साहब को भी दिखा दूँ, पीटीआई वालों को भी दिखा दूँ और हो सकता है मेरा ये व्लॉग जो है इमरान खान साहब की नज़र से भी गुजरे तो उनको भी थोड़ा सा होश आए, वो भी थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि ऐसी क्या वजह थी कि आजम सवाती जो है खुद वहां पर पहुंचे। बहुत बड़ा दर्द दिल रखने वाले वजीर हैं, रेलवे के वजीर हैं जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, दिल गुर्दे वाले वजीर हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। वहां जो एमएस लगा हुआ है, कराची का जो एमएस है, रेलवे का जो एमएस है, वो वजीर मौसूफ का रिश्तेदार है, जिसके बारे में इंजीनियर्स ने चीफ इंजीनियर ने मुख्तलिफ खतूत जो भेजे हैं और उनको जो सामान मुहैया किया है ML1 के लिए भी, और इसके अलावा जो पटड़ी की रिमूविंग का जो मरम्मत का जो सामान है और रेलवे लाइंस की मरम्मत के लिए जो फंड्स और जो चीज़ें और जो मशीनें उनको प्रोवाइड की गई उनके लिए खतूत लिखे। लेकिन ये जो MS थे ये तो एसी कमरे में बैठकर अपने आप से लुत्फअंदोज होते रहे। इनको उन गरीब लोगों का ख्याल नहीं था जो रेलवे में आज 65 से जायद जो है वो हलाक हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं और रेलवे के डब्बों को काट कर जख्मियों को निकाला गया। तो मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हुआ कि आजम सवाती ने कहा कि इसकी इंक्वायरी मेरी निगरानी में होगी। ये आपकी निगरानी में होने का मतलब ये है कि MS को फुल क्लीन चिट। नो, आई एम डिसएग्री विद दिस डिसीजन। इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी बनाई जाएगी, आजम सवाती को इससे दूर रखा जाएगा क्योंकि MS साहब जो हैं इससे डायरेक्ट रिलेटेड हैं और MS साहब जो हैं उनका ताल्लुक आजम सवाती फैमिली से है और आजम सवाती के आशीर्वाद पर वो इस जगह पर मज़े ले रहे हैं और इस मज़े को ख़राब किरकिरा करने से बचाने के लिए आजम सवाती साहब जय वकूअ पर पहुँचे और बहाना किया कि पटड़ी टूटी हुई थी और पटड़ी ख़राब होने की वजह से ये हादसा नुमा हुआ। लेकिन आईनी शाहिदीन जो हैं उन्होंने ये बताया कि कराची रेलवे स्टेशन पर ही इन डब्बों के खराब होने के बारे में इतला कर दी गई थी, लेकिन इंतजामिया ने इसको गो ऑन का सिग्नल दिया कि जाने दो। अब रिपेयरिंग का जो MS को खतूत लिखे गए उसको रिपेयर करना तो दूर की बात, उस पर अमल भी नहीं किया गया तो लोग ML1 पर तो मजाक उड़ाएंगे ना। ये अपोजिशन को तो लुकमा
आजम स्वाति साहब आपने खुद दिया है ना, अपना रिश्तेदार उधर एमएस लगवा कर और रेलवे की हालत बनाकर आपने ये बात तो खुद की है। लिहाजा आप इस बात को, आप इस इंक्वायरी से दूर रहें, आप इस इंक्वायरी से दूर रहें और इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी का बंदोबस्त किया जाए। दूसरी बात जो है वो ख्वाजा साद रफीक से मैं करना चाहता हूँ और उनको वो आईना दिखाना चाहता हूँ कि भाईजान साद रफीक साहब, आप जमानत पर रिहा हुए हैं, आप पर अभी करप्शन के इल्जामात बाकी हैं और जिस बंदे पर पहले से ही करप्शन के इल्जामात हों, चाहे वो किसी भी चीज से मुतालिका आप पर करप्शन के इल्जामात हों, लेकिन आप इस बात पर बोलने के हकदार नहीं हैं क्योंकि ये रेलवे आपके अंडर भी रही है और जितने खसारे में आप रेलवे को छोड़ के गए उसमें तो आपके जो जदे अबजद है ना नवाज शरीफ, उसका हिस्सा भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उसका कितना हिस्सा हुआ करता था इसमें। लिहाजा रेलवे के बारे में आप खामोश रहा करें। इस खामोशी में आपके लिए साद रफीक साहब, आपके लिए बहुत से फायदे हैं। अब जो दूसरा मौजू मैंने बात की थी बिलावल भुट्टो के बारे में, बिलावल भुट्टो साहब कभी अपने साथ बिलावल भुट्टो जरदारी लगाते हैं, कभी कहते हैं मैं बिलावल जरदारी हूं, कभी कहते हैं मैं बिलावल भुट्टो हूं। अभी उसका नाम जो है उस पर भी कंफ्यूजन है, वो खुद भी कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज किया हुआ है कि आया वो बिलावल जरदारी है कि आया वो बिलावल भुट्टो है कि आया वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। इस पर शकूक व शुबात चलते रहेंगे और इन्हीं शकूक व शुबात से ये फायदे उठाकर लोगों को भुट्टो के नाम पर तरखाते रहेंगे और वोट जो है वो हासिल करते रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो के लिए मैं एक खबर छोड़े जा रहा हूं कि मुर्तजा भुट्टो का बेटा जो है इस वक्त इस स्टेज पर बड़ा हो चुका है, वो किसी भी वक्त कुछ अरसे के बाद जब वो इस काबिल हो जाएगा तो इस कुछ अरसे के बाद सामने आ जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सिंध आपका है कि मुर्तजा भुट्टो के बेटे का है। आपसे मैं ये क्वेश्चन तब करूंगा। अभी तो आप जितनी मनमानियां कर सकते हैं वो करते रहें, आपको खुली छुट्टी है, लेकिन सिंध की हद तक आप ज्यादा जो है ये कौमी असेंबली में जो आप बोलते हैं ना, तो जब बोल लेते हैं तो सुनने का भी हौसला पैदा किया करें। आपके लिए तो सिर्फ मुराद सईद ही बहुत है, मुराद सईद ही आपको ले डूबता है और आप अपने हवारियों और गुलामों को इशारा कर देते हैं तकरीर खत्म करने के बाद कि चलो जी अब उठो, अब इस जगह पे रहना बहुत मुश्किल है, इंशाअल्लाह जी उठो, अब कूच करो, अब इस शहर में जी का लगाना क्या। फिर आप जो है ना इधर से उठ जाते हैं, कौमी असेंबली के इजलास से वाक आउट कर जाते हैं क्योंकि मुराद सईद आईना दिखाते हैं। और आज मैं भी आपको आईना दिखाता हूँ कि देखें मुर्तजा भुट्टो साहब आपके मामू थे। तो आप जो सिंध के लिए गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस से पहले आपने कभी ये सोचा कि जब आपकी अम्मी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद उस वक़्त वज़ीर आज़म थी, जब मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया और उसके आईनी शहीदीन भी मौजूद थे, उसके सब कुछ मौजूद थे, तो फिर आपने उन पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करने के बजाय आपके अब्बू 10% मिस्टर 10% ने उनको तरक्कियों पर तरक्कियां क्यों दी, इसकी वजह क्या आप अपने अब्बू से जानेंगे। अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे तो चेयरमैन की सीट जो है आपके नीचे से खिसक जाएगी और आप सिर्फ बिलावल रह जाएंगे। ना आप बिलावल भुट्टो होंगे, ना आप बिलावल जरदारी रहेंगे,
आप सिर्फ बिलावल ही रह जाएंगे। इस खौफ से आप ये काम नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है, बिलावल भुट्टो साहब, जब आपकी अम्मी जान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो क्या आपने अपने तौर पर अपने दौर हुकूमत में अभी भी आप उसकी इंक्वायरी करा सकते थे, आप उसकी तफ्तीश करा सकते थे, लेकिन आपको पता था और आपके इल्म में है कि इसमें भी मिस्टर 10% जरदारी साहब का हाथ निकलेगा, तो फिर मैं बिलावल का बिलावल ही रह जाऊंगा, ना भुट्टो रहूंगा ना जरदारी रहूंगा। लिहाजा इस पर भी आप खामोश हैं। आप कौन सी हुकूमत की बात करते हैं? आप पाकिस्तान को संभालने की बात करते हैं। आपसे सिंध तो संभाला नहीं जाता। लाड़काना को आपने एड्स ज़दा करार दे दिया, एड्स की बीमारी वहां तक पहुंचा दी। आपने लाड़काना के घर घर में एड्स पहुंचा दिया। आपने सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन के पैसे ही खा लिए। जरदारी 10% ने वो भी खा लिए। मुराद शाह साहब, आपसे मैं कह रहा हूं ना कि वो वैक्सीन जो है वो उसके पैसे किधर के? वो वैक्सीन अस्पतालों से क्यों गायब है? और मेरे ये सिंध के नौजवान जो हैं, ये सिंध के जो बच्चे हैं, कुत्ते के काटने से इस दर्द और तकलीफ से जो फोत हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप हैं और ये बिलावल भुट्टो हैं और ये मिस्टर 10% हैं। इन्होंने क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना है। आप सिंध को संभाल लो, ये बहुत है। पाकिस्तान आपके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। ये आपकी सोच और आपकी अप्रोच से बहुत बाहर निकल चुका है। इमरान खान साहब ने इतनी इसमें तरक्की कर दी है, इसमें इतनी पॉलिसियों में इतनी तब्दीली कर दी है कि उन पॉलिसियों के साथ आप इस पाकिस्तान को नहीं चला सकते। ये वाहिद इमरान खान साहब हैं, ये वाहिद इमरान खान साहब हैं जो इन पॉलिसियों पर अमल दरामद करके अपने पाकिस्तान को तरक्की भी दे रहे हैं। अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिसियों की चेंज की वजह से। ये पॉलिसियां जो ही चेंज हुई और वजीर आजम जो ही चेंज हुआ, हर चीज ही बदल गई। वो जो कहते थे ना कि ये हमारे दर के गुलाम हैं, ये हमारे दर के गुलाम हैं, आपकी गुलामी का वाकया तो याद है ना कारगिल का वाकया कि क्लिंटन ने छुट्टी वाले दिन आपको इशारा किया कि कम ऑन मिस्टर नवाज शरीफ, आई हैव टू डिस्कस समथिंग विद यू। तो आप कैसे पर लगा के उड़ते हुए चले गए ना, और फिर आप वहां उसके घुटनों में बैठ गए और माफी मांग ली कि मैं कारगिल से फौज वापस भिजवाता हूं। ये तो मेरे कहने पे नहीं हुआ था, ये तो मुशर्रफ ने खुद कर लिया था। अब मैं जाऊंगा और ये चीज जो है रिबैक करूंगा, इसको मैं फिर से अपनी पहले इनिशियल पोजीशन में ले आऊंगा। आप इसकी फिक्र ना करें। आप तो क्लिंटन की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते मिस्टर नवाज शरीफ। और तो आपकी जब बाप किसी आदमी के बाप किसी सदर की आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सकता हो तो उसकी बेटी की क्या मजाल है? मरियम नवाज साहबा, आप जितना बोलती हैं ना, अपने कद और अपनी औकात के मुताबिक बोले। आप का पूरा टब्बर करप्शन में मुलव्वस है, पूरा टब्बर करप्शन में मुलव्वस है। जहां जिस जगह पे जिस मकाम पे आप रह रहे हैं ना, जाती उम्र में जहां आप रह रहे हैं ना, ये जमीन भी आपकी नहीं है, ये भी गवर्नमेंट की है। ये इस पर भी किसी भी वक्त जो बुलडोजर फिर जाएगा। फिर आपको कराची के जो इलाके हैं ना, गुलशन इकबाल के वो झोंपड़ी वाले इलाके, वहां पर अपने लिए मकान, एक झोंपड़ी तलाश करनी पड़ जाएगी। लिहाजा आप इन चीजों से दूर रहें। पीडीएम के साथ मिलकर आप ये हुकूमत नहीं गिरा सकते। अब बेशक पीपल्स पार्टी आपके साथ शामिल हो जाए, लेकिन इस हुकूमत को आप नहीं गिरा सकते। अब
आपने कहा कि मैं रेलवे पे बात कर और मरियम औरंगजेब साहबा जो कि बहुत ही चलती फिरती झूठी और झूठ में माहिर जो आपकी तर्जुमान है, वो असेंबली हाल में खड़े होके रेलवे के बारे में बात करती हैं कि हम तो रेलवे को, ये ML1 तो नवाज शरीफ के दौर में मंजूर हुआ था, तो नवाज शरीफ के दौर में तो एक और चीज मैं आपको आईना दिखा देता हूँ मिस मरियम औरंगजेब साहबा, 1948 से लेकर 1984 से लेकर 1985 तक आपने मियाँ वाली से जो चलने वाली ट्रेन थी, जो माड़ी इंडस में रुकती थी, वहां से एक ट्रेन जो उस वक्त कोयले पे चलती थी वो बन्नू तक जाती थी। वो रेलवे जो है वो बन्नू तक मुसाफिरों को लेके जाती थी और फिर वापस आती थी वहां से मुसाफिरों को लेके, फिर यहाँ से मुसाफिरों को लेकर बन्नू जाती थी। याद है ना? अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूँ। 1984 से लेकर 1989 के दरमियान ही ये वाकया पेश आया है। तो फिर आपके वालिद, आपके जो लीडर हैं जिसके आप तलबे चाटते हैं, वो नवाज शरीफ साहब, उसने क्या किया, वहां के 72 कमर मशानी और ईसा ख्याल के 72 अफराद जिनके बसें चला करती थी, बन्नू से लेकर मियाँ वाली तक बसें चला करती थी, फ्लाइंग कोचें चला करती थी, तो उनके कारोबार को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी आपके मियाँ नवाज शरीफ को कि ये अगर रेलवे चलती रही तो हमारा तो कारोबार खराब हो जाएंगे और हम आपका साथ देने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने 2 फायदे उठाए। नवाज शरीफ ने एक सियासी फायदा उठाया और एक मुआशी फायदा उठाया। सियासी फायदा ये उठाया कि उन्होंने फौरन ही एक ही आर्डर से बन्नू और माड़ी इंडस के दरमियान चलने वाली जो ट्रेन थी वो बंद कर दी। दूसरा फायदा ये उठाया कि 200 या 300 किलोमीटर पर मुहित ये जो पटड़ी थी, ये जो रेलवे लाइन थी, इसका लोहा जो है इत्तेफाक फाउंड्री के मुंह में चला गया और उसका लुकमा बन गया। और 8 आने पर फुट के हिसाब से, 8 आने पर फुट के हिसाब से ये पटड़ी बेच दी गई। रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है। आई एम राइट, आई वांट टू show you the real mirror of your face, Mr. Maryam Aurangzeb and Mr. Nawaz Sharif. Mr. Nawaz Sharif ने, मियां नवाज शरीफ ने ये धांधली भी कर ली कि वो पटड़ी जो है उसको खत्म कर दी। उसमें जो रेलवे स्टेशन थे, उनके जो मुलाजमीन थे, उनके जितने भी 5-6 रेलवे स्टेशन आते थे, उन सब को खत्म कर दिया और उन सब का जो लोहा है उसकी ईंटें अभी तक मौजूद है। उनका जो लोहा है वो तमाम का तमाम इत्तेफाक फाउंड्री में 8 आने फुट के हिसाब से झोंक दिया गया। उसका हिसाब किसी ने नहीं लिया। और इस वजह से मैं नैब को भी ये कहना चाहता हूँ कि माड़ी इंडस और बन्नू के दरमियान चलने वाली रेलवे जो है, उसकी लाइन, जो रेलवे लाइन जो थी, वो जो पटड़ी थी, उसका हिसाब भी मियां नवाज शरीफ से लिया जाए। उसके बारे में भी तफ्तीश की जाए कि ये रेलवे लाइन कि इतने में 8 आने पर फुट के हिसाब से आपने क्यों खरीदी और क्यों आपने इत्तेफाक फाउंड्री में दी। आप इसको अपग्रेड कर लेते, इस पटड़ी को अपग्रेड कर लेते और जिस तरह आपने ऑरेंज लाइन बनाई, उसकी जगह यहाँ पर आप एक नई पटड़ी बनाकर बन्नू तक ले जाते, बन्नू से मिडिल शाह तक ले जाते। फिर आप देखें कि पाकिस्तान की इकानमी किस पोजीशन पर पहुंचती। आपने तो पाकिस्तान की इकानमी अपनी सियासी और माशी वाबस्तगियों के लिए कुर्बान कर दी कि छोड़ो यार, ये पाकिस्तान तरक्की करे ना करे, हम तरक्की करें, हमारी सियासत तरक्की करे, लोग फिर कहें एक बारी फिर शेर। और ये शेर डूब जाएगा इस बार। ये शेर इस बार डूबने वाला है। ये शेर सिर्फ लाहौर के अंदर होगा।
जहां ये लाहौर के अंदर इसलिए होगा कि लाहौर के अंदर कुछ बदमाश और कुछ जो बड़े बड़े ताजर हैं जो इनसे बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, वो मजबूरन भी इसका साइड देंगे। लिहाजा ये नून लीग सिर्फ लाहौर तक ही रहेगी, ये लाहौर तक महदूद होगी। इसके अलावा जो है, जो इमरान खान साहब ने ML1 का जिक्र किया, इमरान खान साहब ने ML1 का जिक्र किया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तरक्की का जिक्र किया, पाकिस्तान के खसारे ख़त्म किए, पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाया। अब पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया में मोतबर पासपोर्ट बन गया है। अब पाकिस्तान की इकानमी राइज कर रही है। तो इन लोगों को, PDM को और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को चुभ रहा है कि अगर इस बंदे ने 23 साल मुकम्मल कर लिए तो ये हमारा लाहौर भी हमसे छीन लेंगे, ये हमारा सिंध भी हमसे छीन लेंगे। इसलिए ये कभी कौन सा पैंतरा बदलते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी PDM बनाते हैं, कभी लॉन्ग मार्च करते हैं और कभी कहते हैं हम हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनाद ले आएंगे और हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम पंजाब हुकूमत को गिरा देंगे। आपके बस की बात नहीं है। आप ना तो पंजाब गवर्नमेंट गिरा सकते हो, ना तहरीक अदम इत्मीनाद ला सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप 2023 तक पाकिस्तान को तरक्की होता देखें, तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता होता देखेंगे। आप ये पाकिस्तान तरक्की पजीर नहीं रहेगा बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। कोविड की हालत देखें, पाकिस्तान में कोविड कंट्रोल हो गया है, पाकिस्तान में कोविड कंट्रोल हो गया है और कोविड कंट्रोल से मुआशी लिहाज से भी हम पीछे नहीं रहे, मुआशी लिहाज से भी हम ऊपर चलते रहे, क्योंकि इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं किया। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को लॉकडाउन नहीं किया, गरीबों का ख्याल किया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की और कोविड-19 को भी खत्म हो रहा है और पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। जो कि लीडरान को, जो सो कॉल्ड लीडरान अपने आप को कहते हैं, जिनकी जमहूरियत उनके अपने जाती कारोबार से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत 10% से शुरू होती है और 10% पे खत्म होती है। लिहाजा आपसे इल्तिमास है, तो मेरे तमाम नाजरीन से इल्तिमास है कि मैं इन लोगों को इनका हकीकी अक्स आईना दिखाता रहूंगा और आप इसमें मेरी मदद करेंगे। और तमाम देखने वाले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और लाइक का बटन भी दबाएं। और सजेशंस में आप कमेंट्स में अपने सजेशन लिखें और मुझे बताएं कि आपको कौन से मसाइल हैं, मैं वो मसाइल डिस्कस करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और आप जैसे पाकिस्तानी कौम, आप जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी कौम जब तक पाकिस्तान पीपल्स PTI के साथ और इमरान खान के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर और उसके पीछे खड़ी होगी, पाक फौज के साथ खड़ी होगी, ISI के साथ खड़ी होगी, उस वक्त तक ये दुश्मन ममालिक, ये दुश्मन पार्टियां जो हैं, जो कि दूसरों के एजेंडों पे काम करती हैं, नाकाम होंगी और नाकाम होती रहेंगी और कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगी। इस नारे के साथ, इस नारे का लाजमी जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम।